Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 4th and 5th of March 2024. 4 और 5 तारीख का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं आज के इस एनालिसिस में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक ऑब्वियस सी बात है मैप ऑफ द डे के साथ, जो कि है वैलेस एंड वेबर लाइन का। दूसरा हम एक क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड अपॉन द मैप, जो कि आप बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, क्योंकि वो आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी में। देन हम देखेंगे न्यूज आइटम्स जो कि यूपीएससी रिलेटेड है, एडिटोरियल एनालिसिस। ठीक है। अब अगली चीज है कि न्यूज़पेपर में हम क्या क्या देखेंगे, कौन कौन सी न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूज में पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट मेड इन इंडिया ASTDS टग। तो इसमें ASTDS टग है क्या, ये पीआईबी की न्यूज थी। दूसरा है जापान का मून स्नाइपर लैंडर जो स्लिम मॉड्यूल है, उसके बारे में देखेंगे। देन पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स देखेंगे। NBDSA के बारे में जानेंगे, व्हाट इज दिस। देन स्टेलमेट ऑफ रूसो यूक्रेनियन वॉर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया देखेंगे क्या भी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है 5 तारीख के दिन, तो वो भी हम देखेंगे। देन इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, कौन कौन से 3 स्टेजेस हैं, अभी कौन से स्टेज पे काम चल रहा है, किस में पीछे थे, कहाँ आगे आ रहे हैं, क्रिटिकलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देन 1 2 3 एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी आल्सो। 1 2 3 एग्रीमेंट, तो वो देखेंगे व्हाट इज दिस। देन इंडिया ने एक लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म टू फाइट स्पैम कॉल्स, है ना, तो उसके बारे में जानेंगे। देन आरबीआई ने अनाउंस किया है फास्टर ऑनलाइन पेमेंट फॉर मर्चेंट्स, इसमें एनबीबीएल के बारे में जानेंगे और किस तरीके से इंटरलिंकिंग की बात की गई है, वो सारी चीजें हम न्यूज आइटम्स में देखेंगे। देन एडिटोरियल पार्ट में हम 4 एडिटोरियल्स देखेंगे, जिसमें पहला है एम्पावरिंग वुमेन थ्रू अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर वुमेन्स, इसके लिए एक मुहिम लगाई गई है, तो उसके बारे में जानेंगे। देन ऑन द नेशनल इनकम डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो एनएसओ जो नेशनल इनकम का डेटा रिलीज किया है, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि क्या है उस डेटास में, और जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें क्या रिलेशन है, किस तरीके से उसमें हम देख सकते हैं कि डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। देन प्लास्टिक पोल्यूशन विच इज थ्रेटनिंग द इंडियन हिमालयन रीजन, उसके बारे में जानेंगे। प्लस व्हाट कैन बी द सोल्यूशन, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। एंड लास्ट हम देखेंगे इंडिया का बेल सिस्टम, उसमें क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तो इंडिया बेल सिस्टम नीड्स रिफॉर्म, उसके बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैप हम देखेंगे वो वैलेस और वेबर लाइन का देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट 2 लाइंस यू कैन सी, है ना, आप लोग की स्क्रीन में दिख रही होगी। जो आपका ईस्टर्न पार्ट की लाइन है वो आपकी वेबर लाइन है, और जो वेस्टर्न साइड पे जो लाइन है वो है आपकी वैलेस लाइन, है ना। ये इन दोनों के रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरे इस बीच के पार्ट के रेफरेंस में बता रहा हूँ। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट में है वो वैलेस लाइन है, और जो ईस्टर्न पार्ट में है वो आपका वेबर लाइन है। ठीक है। अब इसके बीच में जो जो आइलैंड्स आते हैं उनके नाम अपन देख लेते हैं, कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो इन दोनों लाइंस के बीच में आते हैं। ठीक है ना। तो एक तो आपको फिलीपींस दिख रहा होगा, दिस इज द फिलीपींस वाला पोर्शन विच इज देयर, ये बीच में आता है। देन सुलावेसी आपको दिख रहा होगा, है ना, फ्लोरेस दिख रहा है, तिमोर लेस्ते दिख रहा है। देन लॉम्बॉक भी इसके बीच में है, सुम्बा इसके बीच में है ना। तो ऑल दीज आइलैंड्स आर इन बिटवीन दिस वैलेस एंड वेबर लाइन। क्या क्या है, फिलीपींस हो गया, सुलावेसी हो गया, फ्लोरेस हो गया, सुम्बा हो गया, तिमोर लेस्ते हो गया, लॉम्बॉक हो गया। अब आप अगर आप देखें तो बोर्नियो बाहर आता है, जावा इधर आता है, मलेशिया, सुमात्रा। अब एक और चीज इसमें दूसरा जो मेरे को एस्पेक्ट लगता है क्वेश्चन का, वो ये है कि वैलेस लाइन के अगर हम देखें, वैलेस लाइन के कंपैरिजन में अगर देखें तो उसके वेस्टर्न साइड पे है कौन कौन सी, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा और मलेशिया। कौन कौन से, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा एंड मलेशिया, ये उसके वैलेस लाइन के वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है। और वेबर लाइन के ईस्टर्न साइड पे आपका, जैसे यहाँ पे पापा न्यूगिनी दिख रहा होगा, दिस इज पापा न्यूगिनी, है ना, तो वो आपको दिख रहा है। तो दिस इज द लोकेशन, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे इससे रिलेटेड वो हमने देखा। ठीक है। अभी कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि वैलेस लाइन के बारे में बताओ तो इट वाज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड रसेल वैलेस, 1859 में इसको किया था। एंड वेबर लाइन जो थी वो मैक्स कार्ल विल्हेम वेबर ने की थी। लोकेशन आप देख सकते हैं, वैलेस लाइन की है बिटवीन बाली एंड लॉम्बॉक, बोर्नियो एंड सुलावेसी। और वेबर लाइन की लोकेशन है मलक्का, सुलावेसी की आइलैंड्स एंड तिमोर के बीच में, है ना। तो दिस इज द लोकेशन। एंड ये यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था वो ये आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स लाइज इन बिटवीन द वैलेस एंड वेबर लाइन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। क्वेश्चन था कि कौन सा आइलैंड है इनमें से जो वैलेस और वेबर लाइन के बीच में आता है। ऑप्शंस थे ए बोर्नियो, बी सुलावेसी, सी आपका था जावा एंड डी सुमात्रा।
मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बोर्नियो, जावा, सुमात्रा नहीं आते हैं। सुलावेसी मैंने दिखाया कि आता है, तो सुलावेसी विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पार्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैप आपको समझ में आ गया होगा, लोकेशन दोनों की याद रखेगा। यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, या आई थिंक सीडीएस में पूछा था, बट इट कैन बी वेरी वेल आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन आल्सो, है ना। तो क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से चीजें करता है, और मैप उसका ऑलरेडी स्पेशल एक मतलब सूट है जिसमें वो क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप याद रखेगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट मेड इन इंडिया एएसटीडीएस टग एंड मेडिकल मोबाइल यूनिट की गई है, कहां पे? पारादीप पोर्ट पे। तो पहले तो एएसटीडीएस क्या होता है? एएसटीडीएस मतलब कि अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, है ना। और ये इंडियन मेड है, टग बोट, ये बोट है, और इसमें पारादीप पोर्ट में ये बोट रिलीज की गई है, जिसमें एक मेडिकल मोबाइल यूनिट रहेगी। दिस विल बी अ मेडिकल मोबाइल यूनिट फॉर दैट, है ना। और ये याद रखेगा, इसका नाम रखा गया है ओशियन ग्रेस। द नेम इज ओशियन ग्रेस। इसको यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया। फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया एएसटीडीएस टग बिल्ट बाय द कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये टग बोट होती है, एंड इसमें मेडिकल मोबाइल यूनिट भी है। ये भी याद रखिएगा। इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है ओशियन ग्रेस, एंड इट इज बेसिकली सीएसआर इनिशिएटिव्स के अंतर्गत इसको बनाया गया है, ठीक है ना। इट विल अगेन स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ रहेगा, है ना, याद रखिएगा। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और टग बोट्स जो है उनको अब ग्रीन करने की जो मुहिम है वो भी छेड़ दी गई है। इनका एम ये है कि 2030 तक जितने भी टग बोट्स हैं, दे विल बी कन्वर्टेड, 50% ऑफ देम विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन टग्स, है ना। तो ग्रीन टग्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एंड ये उसमें एक पहली पहल है ना, ओशियन ग्रेस के थ्रू। तो दैट इज अगेन नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। एंड इसमें कटिंग एज क्लीन टेक्नोलॉजी वेसल्स का यूज किया जाएगा। ऑब्वियस होते किया ही गया होगा, तभी आप ग्रीन टग बना पाएंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। पारादीप पोर्ट के बारे में याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट विच हैंडल्स nearly 25% ऑफ ऑल द कोस्टल ट्रैफिक इन इंडिया, एंड इट्स वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स, मेजर पोर्ट में आता है ना। छोटा सा क्वेश्चन सबको आता ही होगा, पारादीप पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, दैट विल बी गुड, ठीक है। डेवलपमेंट जो हुआ है इस टग बोट का, ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने किया है, एंड दिस इज इन लाइन विद द आत्मनिर्भर भारत गोल है इसका, टू प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ टग्स इन इंडिया, है ना। टग बोट का वो, लेट मी शो यू दैट आल्सो, लेट मी शो यू, है ना। तो यहाँ पे आप इंटरनेट के माध्यम से टग बोट देख सकते हैं, इस तरीके से होती है टग बोट, है ना। तो इट्स अ मरीन वेसल, है ना। बस कुछ नहीं है, बोट का एक प्रकार है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। यूपी से आपसे ये नहीं पूछने वाला कि टग बोट क्या होती है क्या नहीं है, बट याद रखिएगा ये इंडिया में पहली जो है ओशियन ग्रेस के नाम से बनाई गई। दूसरे उसमें आते हैं, जापान मून स्नाइपर लैंडर गोज बैक टू स्लीप आफ्टर सरप्राइजिंग लूनार नाइट सर्वाइवल। तो जापान का जो लूनार लैंडर है स्लिम, दैट हैज सर्वाइव्ड द हार्श 2 वीक लूनार नाइट्स। 2 वीक की लूनार नाइट को सरवाइव कर गया जापान का लैंडर है ये, स्लिम नाम का, है ना। और एक्चुअली हुआ क्या था कि ये एक ऐसे एंगल पे ये लैंड हो गया था जिससे सनलाइट ब्लॉक हो जा रही थी, और इसको बनाया इस तरीके से गया है कि ये सनलाइट में ही काम कर पाएगा। दिस इज डिजाइंड इन सच अ वे टू ऑपरेट इन डे टाइम, फॉर डे टाइम ऑपरेशंस। इसीलिए जब लाइट ब्लॉक हो गई तो इट वाज नॉट एबल टू वर्क, इट वाज नॉट एबल टू रिमेन अवेक, ठीक है। एंड स्लिम जो है इट हैज री इंटर्ड द स्लीप मोड नाउ, दोबारा से ऑपरेशन के 2 हफ्तों के बाद ये दोबारा वेक हुआ, फिर उसके बाद फिर से लूनार सरफेस पे ये स्लीपिंग मोड में चला गया है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद याद रखिएगा कि जापान ने एक तरीके से सक्सेसफुल अपना कर लिया है ये प्रोग्राम, दैट इज द रीजन वाई जापान इज द 5th कंट्री इन ऑर्डर टू सॉलिडिफाई इट्स पोजिशन एज अचीवमेंट ऑफ लैंडिंग ऑन द मून, है ना। तो मून लैंडिंग के लिए एक अचीवमेंट है एक तरीके से। अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि 5वीं कंट्री अगर जापान है तो पहली 4 कौन सी हैं, दैट इज वन सेकेंड क्वेश्चन। तो पहली जो 4 कंट्रीज हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी है सोवियत यूनियन जिसको हम रशिया बोलते हैं प्रेजेंटली, देन चाइना, एंड देन इंडिया। इंडिया को एक और सौभाग्य प्राप्त है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, है ना। हालांकि हम सेकंड अटेम्प्ट में लैंड कर पाए, विक्रम पहले फेल हो गया था चंद्रयान 2 के मिशन में, फिर चंद्रयान 3 में हम उसको सफलता मिली, तो दैट इज अगेन नथिंग। इसके अलावा इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में भी एक और इंपॉर्टेंट लूनार मिशन आया था, ओडिसियस नाम का, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट लूनार स्पेसक्राफ्ट। नासा ने इसमें हेल्प की थी और अमेरिका ने इसको किया है सक्सेसफुली। ओडिसियस याद रखेगा, इफ समवन आस्क्स यू रिगार्डिंग ओडिसियस, दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट लूनार स्पेसक्राफ्ट, दिस हैज आल्सो बीन सक्सेसफुल, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि याद है। और लूना नाम का मिशन था जो रशिया का था, विच फेल्ड। हालांकि लूना उस समय था, हमारे चंद्रयान 3 के टाइम पे इसको लॉन्च करना चाहते थे, वो सक्सेसफुल करना चाहते थे और साउथ पोल में ही करना चाहते थे, बट दैट फेल्ड। ये सारी चीजें अपन ने एक बार देख ली।
सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. नाउ अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट पर्पसेस डू द यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सर्व, है ना. तो दिस वाज द एक्सप्लेन्ड पोर्शन ऑफ द हिंदू, और इसमें उन्होंने देखा था कि क्या पर्पस है यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का, उसका कितना महत्व है. सबसे पहले ऑथर ने बताया कि किस तरीके से ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में अगर हम देखें तो रैंकिंग का जो क्रेज है वो पिछले 2 डिकेड्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है. सो इट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट एंड द कंट्रीज आर आल्सो इन्वेस्टिंग हेविली टू इंप्रूव देयर यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इससे प्रेस्टीज इंप्रूव होती है, और प्रेस्टीज इंप्रूव होती है तो ऑब्वियस बात है एक सॉफ्ट पावर का भी एक तरीका ही है ना. इसमें लिखा नहीं है हालांकि, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर. सॉफ्ट पावर मतलब कि जब आप आर्मी या मिलिट्री की बात ना करके आप वहां के आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, एजुकेशन, इन सब चीजों की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो दैट कम्स अंडर द सॉफ्ट पावर ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जैसे अगर हम बात करें मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी की या ऑक्सफोर्ड की बात करें, तो दूसरी कंट्रीज की एक इमेज हमारे सामने सामने पॉजिटिवली बनती है ना. और वैसे ही आईआईटीज की बात करें तो इंडिया की इमेज पॉजिटिव बनती है. आईसर की बात करें या फिर हम आईएससी की बात करें, तो दीज आर ऑल द मतलब एक तरीके से तरीके हैं टू इम्प्रूव द सॉफ्ट पावर एंड अपने आप की जो प्रेस्टीज वाला पोर्शन है, वो रेपुटेशन वाला जो पोर्शन है, उसको इंप्रूव करने का. तो क्या सवाल ये था एडिटोरियल में पूछा गया था कि क्या ये रैंकिंग्स परफेक्ट हैं, तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि नहीं, दे ओवर सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स इशूज. सबसे पहला जो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया है कि दे आर ओवर सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स इशूज. अगर हम जीडीपी को देखें तो जीडीपी बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है. जीडीपी देख करके आप क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, बट स्टिल जो कंट्रीज हैं दे हार्प अपॉन द जीडीपी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, है ना. वहीं पे जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं, इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप सोचिए, मतलब इनरोलमेंट से लेकर के व्हाट इज द लर्निंग आउटकम, व्हाट इज द परफॉर्मेंस, इसके बाद व्हाट इज द मेंटल स्टेट, की सारी चीजें अगर हम मिलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन. बट रैंकिंग्स आर डूइंग व्हाट, दे आर ओवर सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स इशूज. देन इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि ये जो रैंकिंग्स हैं दे शो बायस. अब बायस किसके लिए? बायस टुवर्ड्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज, बायस टुवर्ड्स रिसर्च इंसेंटिव यूनिवर्सिटीज, intensive universities, biased towards the wealthy universities, biased towards science focused universities, biased towards English speaking institutions, है ना. अगर आप देखें अमेरिका, ब्रिटेन, इन्हीं सब जगहों की टॉप रैंकिंग्स में यूनिवर्सिटीज क्यों हैं, क्योंकि एक ओवरऑल जो कहना चाहिए कि जो स्टिग्मा अटैच्ड है हमारी जैसी इंडिया जैसी कंट्री के साथ, कि यार यहाँ के लोग तो अभी आजाद हुए हैं, एजुकेशन स्तर, एक स्टिग्मा है दिमाग में, एक प्रिजुडाइज है जो ऑलरेडी बन चुका है ग्लोबल साउथ की यूनिवर्सिटीज और इन सबको लेकर के. तो वो आपको रैंकिंग में भी झलकता है ना. कोई भी रैंकिंग हो वो दिखने लगता है, ठीक है. देन ऑथर ने यही कहा कि जो यूनिवर्सिटीज हैं दे आर आल्सो अडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस लाइक डेटा मैनिपुलेशन एंड ऑल, है ना. बहुत सारा डेटा मैनिपुलेशन किया जाता है और अपने आप को अच्छा दिखाया जाता है, अलग अलग मेथोडोलॉजीज बनाई जाती है ताकि ये समझ में आए कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है यूनिवर्सिटीज. तो दीज आर ऑल द टेक्निक्स जिसके थ्रू डेटा मैनिपुलेट करके रैंकिंग को इंप्रूव किया जाता है, ठीक है. इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि डेटा सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है. व्हाट आर द कंसर्न्स नाउ? कंसर्न्स ये है सबसे पहली बात की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि रैंकिंग एंटिटीज समटाइम्स कंसर्ट विद यूनिवर्सिटीज टू इंप्रूव देयर रैंकिंग्स फॉर अ फी, है ना. अब जैसे जो रैंकिंग एंटिटी है, मैं सपोज करो आपको रैंकिंग दे रहा हूं और मैं आपको खुद ही बोलूं कि यार अगर आप ये चीजें इंप्रूव कर लो तो आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, और ये चीज मैं आपको तब बताऊं जब आप मुझे एक फी दो, तो एक तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्विड प्रो को हो जाता है कि ठीक है यू गिव अस फीस वी विल इंप्रूव योर रेटिंग. ऐसा हमने इकोनॉमी में भी देखा है, जैसे इकोनॉमी में भी इंडिया की रैंकिंग ट्रिपल बी प्लस, ट्रिपल बी माइनस, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाती, हम ए ग्रेड की कभी वो नहीं बन पा रहे हैं. तो इसका भी रीजन यही कि वो एक जो मतलब प्रेजुडाइज तो है ही, साथ ही साथ जो हम इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं उन रैंकिंग्स को इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ, तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम. देन दूसरा ऑथर ने कहा कि ये जो डेटा सबमिट किया जाता है यूनिवर्सिटीज का फॉर द रैंकिंग एजेंसीज, ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से दूसरे का डेटा उठा करके दूसरे को दे रहे हैं बिना उसकी परमिशन के, बिना यूज राइट्स ग्रांट किए हुए हम उसको दे रहे हैं, है ना. तो इसमें हम क्या करेंगे, डेटा सिक्योरिटी को भी कहीं ना कहीं जियोपार्डाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है. तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. तो एक राइज हमने देखा यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, फिर हमने उसके चैलेंजेस देखे, उनकी कंट्रोवर्सीज देखी. नाउ देयर इज अ टाइम जब हमको ये समझ में आ रहा है कि यार जरूरी नहीं कि रेटिंग एक सही पिक्चर ड्रॉ कर रही है ना. सो दे आर इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली दे आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि कहाँ इंप्रूव करना है, कौन कौन से फैक्टर्स इंप्रूव करने हैं. लेकिन सोनली रिलाइंग ऑन द रेटिंग विल बी अ बैड कहना चाहिए डिसीजन. हमको सोनली उनके ऊपर नहीं होना चाहिए. हाँ, आप उनसे हिंट लेना अगर चाहते हैं, कुछ पोटेंशियल पिटफॉल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड, बट उसको बेसिस बना करके हम अगर चेंजेस करने लगे तो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया. तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल.
आगे देख लेते हैं, बात करते हैं फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन द नेशनल इनकम डेटा रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिया का रिसेंट जीडीपी डेटा रिलीज किया गया है और इसने बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। क्यों? क्योंकि एनएसओ ने रिपोर्ट किया है जो हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है रियल जीडीपी की, वो 8.4% की दिखाई गई है ना। अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 8.4% की है। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये बाकी सारी जितनी भर कहना चाहिए कि जीडीपी एस्टिमेशन वाली एजेंसीज हैं, जीडीपी एस्टिमेशन वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको सरपास कर जाती है। तो इस कारण से ब्रेकडाउन और कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी विद द प्रोजेक्शंस। इनका ये कहना है कि भैया इतना ज्यादा गैप कैसे आ रहा है फोरकास्ट में और ऑफिशियल फिगर्स में, है ना। ऐसा नहीं होता था, हमेशा क्या होता था 0.5 0.4 0.3% का इधर उधर गैप आता था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। ठीक है, दूसरा ऑथर ने ये कहा है कि जो अपनी रेटिंग को इंप्रूव करने के लिए या कहना चाहिए परसेंटेज को इंप्रूव करने के लिए जो थोड़ा सा मेथोडोलॉजी में ट्विक किया जाता है कई बार, है ना। गवर्नमेंट भी क्या करती है, दे ट्विक द मेथोडोलॉजीज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट और कंप्यूट द जीडीपी। ठीक है, तो क्या जैसे बेस इफेक्ट को चेंज, बेस ईयर को चेंज कर देना, या बेस इफेक्ट उसमें कई बार काम कर जाता है। बेस इफेक्ट मतलब कि जो बेस ईयर लिया था उसमें क्या ग्रोथ थी, उसके कंपैरिजन में अभी कितनी ग्रोथ है, उसको हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कई बार चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन ऑथर ने ये भी कहा है कि जो जीडीपी और जीवीए है दोनों में काफी डिफरेंस दिख रहा है। मतलब कि जितना ग्रॉस वैल्यू एडेड है उस कंपैरिजन में उतना जीडीपी नहीं बढ़ा है ना। सॉरी, जीडीपी उसको आउटस्पेस कर गया है, आउटपेस कर गया है। तो जीवीए जब इतना है, अगर 4% जीवीए है तो ग्रोथ भी 4% तक लिमिट होनी चाहिए ना। अब जीवीए आपका 4% है या 6% सपोज करो, ग्रोथ आपकी 8.4% है ना। तो इतना डिफरेंस पुराने कैलकुलेशंस में क्यों नहीं था और इस बार के कैलकुलेशन में क्यों है ना। दैट इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे ऑथर ने कही। जिसके अलावा ऑथर ने ये कहा कि भाई ग्लोबल डिमांड स्लगिश है, आपकी पर्सनल आपके यहाँ पे डिमांड स्लगिश है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमको देखने को मिला कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, पॉजिटिव ग्रोथ। तो फिर ये अचानक से जीडीपी के कैलकुलेशन में इतना ज्यादा ग्रोथ या जंप कैसे देखने को मिल गया। तो ऑल दिस थिंग्स आर द क्वेश्चन दैट हैव बीन रेज्ड, इनको रेज किया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ऑथर ने फाइनली यहाँ पे ये कहा है कि भाई देखो, जीडीपी में अभी स्ट्रांग ग्रोथ आई है लेकिन इसको हम फाइनल ना माने। अलग अलग डेटा सेट्स बनाएं, उसके बाद एवरेज या उनका रिवीजन करें, उसके बाद हम थॉरो एनालिसिस पे ही पहुंच पाएंगे कि एक्चुअली जो फिगर्स हैं वो क्या है। ठीक है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो ये स्टार्ट करते हैं दूसरा एडिटोरियल जो है WUEGA, यानी कि एम्पावरिंग वुमेन थ्रू अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अब सबसे पहले तो प्रॉब्लम ऑथर ने हाईलाइट की है कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में है अर्बन इस एरियाज में स्पेशली, वो केवल 22.9% है। 22.9% ये आपका जो लेबर फोर्स सर्वे होता है ना, उसमें आता है पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स सर्वे। तो उसमें पता चलता है कि भाई कितना फीमेल पार्टिसिपेशन है, कितना मेल पार्टिसिपेशन है। और इसके कारण हो क्या रहा है कि जो फीमेल लेबर है दैट इज अंडर यूटिलाइज्ड, है ना। फीमेल लेबर का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब जब फीमेल लेबर का अंडर यूटिलाइजेशन होगा, जो कि आपकी 50% ऑफ वर्क फोर्स है, मतलब नॉट नॉट वर्क फोर्स, जो कि आपकी 50% ऑफ पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली, तो दैट विल हिंडर योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जो वैल्यूएबल पोटेंशियल है वो वेस्ट होगा, है ना। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि भाई जो गैप्स हैं प्रेजेंटली, फॉर एग्जांपल मनरेगा, मनरेगा में गैप्स हैं। मनरेगा में हालांकि इंपावरमेंट मिलती है रूरल वुमेन को, लेकिन अर्बन एरियाज में जो वुमेन है उनके लिए कुछ नहीं मिलता, है ना। अब रूरल वुमेन को तो मिलती है बट अर्बन एरियाज में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे ऑथर ने वही सजेस्ट किया है कि भाई मनरेगा के थ्रू आप अर्बन एरियाज की वुमेन को तो इंपावर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बात है, जब आप मनरेगा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे जो एडल्ट होते हैं, अनस्किल्ड काम करना चाहते हैं, उनके लिए होता है मनरेगा, है ना। तो आप अर्बन एरियाज के चैलेंजेस को एड्रेस नहीं कर रहे हो यहाँ पे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि एक प्रोग्राम बना सकते हो विच कैन बी टेलर्ड स्पेशली फॉर द अर्बन एरिया पुअर, है ना, अर्बन एरिया पुअर फीमेल्स, है ना। उससे होगा क्या कि आपका जो फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे मनरेगा ने क्या किया, जो बिल्कुल पोरेस्ट ऑफ द पुअर थे उन सेक्शंस को उठा लिया, है ना। जो बिल्कुल अनस्किल्ड अडल्ट से, यूथ से, उनको उठा लिया, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने एक सजेशन दिया है कि भैया एक वुमेन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आप लेकर के आओ। उसके कुछ फीचर्स सजेस्ट किए हैं, जैसे कि फीचर्स के रूप में कि एक गारंटी रहेगी एटलीस्ट 50%, यानी कि आइडियली तो 100% होना चाहिए फीमेल पार्टिसिपेशन के लिए, बट एटलीस्ट 50% पार्टिसिपेशन तक बढ़ाया जाए। फर्स्ट उन्होंने ये कहा है।
दूसरा, वर्क अवेलेबिलिटी विद इन 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर के अंदर आपको वर्क अवेलेबिलिटी देंगे, ऐसा होना चाहिए। दूसरा ऑथर ने कहा कि फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए वुमेन के लिए। इसके अलावा एसेंशियल वर्क साइट फैसिलिटीज जैसे कि चाइल्ड केयर, क्रीश फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करें। इसके अलावा ऑफर अ डाइवर्ज रेंज ऑफ अर्बन वर्क ऑप्शंस बेस्ड अपॉन द लोकल नीड्स एंड कंसल्टेशन। इंसेंटिव्स लाइक ऑटोमेटिक वेलफेयर बोर्ड इंक्लूजन एंड अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज, उनको एक इंसेंटिव भी प्रदान करिए, जैसे कि भैया एक वेलफेयर बोर्ड में आपका इंक्लूजन होगा, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, स्किल डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग आप उनको प्रोवाइड करवाएं, कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल नीड्स है वो भी फुलफिल हो पाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, और ऑथर ने कहा कि देखो इस पूरे चीजों को करने के लिए 1% से 2%, यानी 1.5% से 2% का खर्चा आएगा इन ऑर्डर टू रोल आउट दिस स्मूथली। तो वो आप कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प इन एम्पावरमेंट ऑफ द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि विमेन पॉपुलेशन है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब इससे होगा क्या, इससे वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बनेगा, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा। वो अगर मतलब होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को एक बूस्ट मिलेगा, जो हमारा अनटैप्ड फीमेल पोटेंशियल है वो हम टैप कर पाएंगे, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, है ना। और हमारा जो सोशल कैपिटल है, एक तरीके से कहना चाहिए, या कहना चाहिए फीमेल एम्पावरमेंट है, उस जो हम काम करना चाहते हैं उसमें हमें एक मदद मिलेगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। अगले टॉपिक पे आते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन विच इज द थ्रेट टू द इंडियन हिमालयन रीजन। तो यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में ऑथर ने बताया है, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो यूबिक्यूटस हो चुका है, मतलब कि अब यूनिवर्सल हो चुका है, अब एक जगह पे लोकलाइज नहीं रहा है। पहले ओशियंस में हमने प्लास्टिक पोल्यूशन पढ़ा, पैसिफिक में हमने बहुत ज्यादा पढ़ा प्लास्टिक पोल्यूशन। अब इंडियन हिमालयन रीजन जो है, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन फैल चुका है, और ये न केवल वाटर क्वालिटी को डैमेज कर रहा है, पूरी की पूरी हिमालयन बायोडाइवर्सिटी और वहां पर जो ह्यूमन हेल्थ है उसको भी इम्पैक्ट पहुंचा रहा है। प्लास्टिक्स में एक जो नॉर्मल आपको प्लास्टिक पोल्यूशन दिखता है, गार्बेज है, वो तो है ही है, साथ ही साथ माइक्रो प्लास्टिक्स भी इंक्लूडेड है। माइक्रो प्लास्टिक्स मतलब कि जिनकी साइज बहुत कम होती है ना, कितनी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक्स आजकल ग्लेशियर्स में भी मिलने लगे हैं। अब ग्लेशियर्स में मिलेंगे तो वो न केवल ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पानी जाकर के किसी नदी में मिलेगा, कहीं और मिलेगा, है ना, वो इसके लिए तो नुकसानदायक है ही है, एक्वेटिक पूरे के पूरे एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ के लिए भी ये नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे जो टूरिज्म है उसको इम्पैक्ट पहुंचेगा, अनसस्टेनेबिलिटी जो है वो फैल जाएगी, सस्टेनेबल नहीं रहेगा वाटर रिसोर्स, एक्वेटिक लाइफ, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। करंट सिचुएशन अगर देखें तो इंडिया प्लास्टिक ओवरशूट जो है, ओवरशूट डे इन 2023 हाईलाइट्स द इनसफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटीज। तो हमारे यहाँ एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इनसफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी, है ना। तो वेस्ट मैनेजमेंट में हमको कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, यहाँ से हमको सोल्यूशन भी समझ में आ जाता है। अब हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क तो है, जैसे कि सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी भी लाई गई थी 2022 के आसपास, हाँ, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑन फील्ड जब हम देखते हैं तो पेपर में तो बड़ी अच्छी स्कीम लगती है, बट ऑन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो या किसी भी कारण से देखो, तो दैट इज नॉट वेरी गुड, है ना। और इसका एक रीजन ये भी कि जो लोकल बॉडी है उसको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता, और अभी भी इंडिया में लोकल बॉडीज जो है उनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है कि वो वेस्ट मैनेजमेंट अकेले अपने आप पे अपने लेवल पे हैंडल कर सके, और ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ठीक है। सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो सोल्यूशन में ऑथर ने कहा कि भाई रिसोर्स एलोकेशन, सबसे पहले तो आप कंसीडर करो यूनिक नीड्स फॉर द इंडियन हिमालयन रीजन। आप हिमालयन रीजन का एक तो नीड एनालिसिस करो कि क्या जरूरत है, और रिसोर्स एलोकेट करो स्पेसिफिकली फॉर दिस रीजन, है ना। तो जाकर के काम हो पाएगा, तब जाकर के आप बोल सकते हैं कि जो आपका मतलब जब आप रिसोर्स एलोकेट करोगे प्रॉपर्ली, ठीक है ना, तो then only that will be a useful thing. So I hope you got clarity regarding that as well. इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि लोकल बॉडीज को एम्पावर करो, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, उनका पार्टिसिपेशन आप एजुकेशन के थ्रू बढ़ा सकते हो, कम्युनिटी इंगेजमेंट के थ्रू बढ़ा सकते हो, प्लस डेटा गैप्स को फिल करो। डेटा गैप्स क्या, कि मतलब कितना फौना को इम्पैक्ट पहुंच रहा है, कितना फ्लोरा को इम्पैक्ट पहुंच रहा है, और एक बार आप डेटा गैप्स फिल कर लोगे तो एविडेंस बेस्ड जो पॉलिसी मेकिंग है उसका इस्तेमाल करके आप बेसिकली यहाँ पर टारगेटेड अप्रोच के साथ मतलब कर सकते हो, और दैट
विल बी अ गुड थिंग। इसके अलावा जैसे आप स्वच्छ भारत कोष बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो, या इस तरीके से स्मार्ट सिटीज मिशन में इसको इंक्लूड कर सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोकल लेवल पे पार्टिसिपेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सर ने वही कहा है, फिर ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए आपको लोकल पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कम्युनिटी वॉच की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिटी नेबरहुड अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इंप्रूविंग द ओवरऑल हैबिटेट, है ना। तो ये मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से है आपका। इसमें प्रीलिम्स में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है ऐसे क्वेश्चंस का पूछने का, लेकिन मेंस में आपसे पूछ सकते हैं कि सोल्यूशंस क्या है, या जो हिमालयन रीजन है वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन आप ऐड कर सकते हो, है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ नेशनल एक्शन प्लान भी है, अगर आपने याद देखा हो थोड़ा, तो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके अंदर 8 अलग अलग मिशन है ना। उन 8 अलग अलग मिशन में नेशनल सोलर मिशन भी है, ग्रीन इंडिया मिशन भी है, और उसमें सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम्स भी एक करके मिशन है ना। तो हिमालयन इकोसिस्टम इज ऑलरेडी अ नेशनल एक्शन प्लान मिशन, है ना, उसके अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलग अलग मिशन जो है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हैं। इफ दैट कैन बी डन देन दैट विल बी वेरी गुड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं आज के एनालिसिस, यानी कि 5 तारीख के एनालिसिस में आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया, है ना। अब इसकी न्यूज क्या थी, पहले तो अपन इसकी न्यूज देख लेते हैं। तो लेट मी ओपन दैट एज वेल। थोड़ा सा हम आज का पेपर आपको दिखा देते हैं। तो फ्रंट पेज की न्यूज थी, पहली न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स टेकिंग ब्राइव। तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये 25 साल पहले एक जेएमएम ब्राइबरी केस जजमेंट था जिसको ओवरटर्न किया गया है ना। जेएमएम ब्राइबरी केस जजमेंट था, 1998 का था, एंड इसमें लिखा था कि दैट लॉ मेकर्स हु टुक ब्राइब्स वर इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर करप्शन इफ दे गो अहेड एंड वोट और स्पीक इन द हाउस एज एग्रीड। तो यहाँ पे जेएमएम ब्राइबरी केस था 1998 का, जिसमें ये कहा था कि जो लॉ मेकर्स हैं, यानी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर वो ब्राइब के केस में हैं भी, even though then they are immune from prosecution for corruption if they go ahead and vote or speak in the house as agreed। तो ये एक केस था जिसका डिसीजन ओवरटर्न किया गया है, जिसका डिसीजन हटाया, ओवर रूल किया गया है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कहा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि वो अपने खुद के जजमेंट्स को देख करके उनको चेंज भी कर सकती है ना। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने जजमेंट को चेंज किया और ये कहा कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है या पार्लियामेंट्री जो इम्यूनिटी है, इट विल नॉट प्रोटेक्ट द लेजिस्लेचर्स हु टेक ब्राइव टू वोट और स्पीक इन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मतलब ऐसे लोग जो ब्राइव लेते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, जैसे वो मनी फॉर क्वेरी स्कीम स्कैम हुआ था बीच में, हुआ मित्रा का, उसमें भी यही हुआ था कि उसने पैसे लेके, जैसे पैसे लो और क्वेश्चन पूछो या पैसे लो, उसके ऐसे तरीके से जो मतलब प्री प्लान्ड तरीके से क्विड प्रो को वाली जो चीज है कि उसको डिमोरलाइज करने के लिए या पार्टी को डिफेम करने के लिए इस तरीके से जब किया जाता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, है ना। तो यही है कि अगर आप ब्राइब ले रहे हैं और उसके बाद आप वोटिंग कर रहे हैं या पार्लियामेंट में कुछ बोल रहे हैं आफ्टर टेकिंग दैट, तो कैश फॉर क्वेरी स्कीम टाइप की जो है, ये जेएमएम जजमेंट था पहले जिनमें इम्यूनिटी मिलती थी प्रोसिक्यूशन से, लेकिन अब उस इम्यूनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जेएमएम ब्राइवरी केस हैज नाउ, जो उसका जजमेंट था, दैट हैज बीन ओवरटर्न्ड, ओवररूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट होता है कि मेंबर्स आर इम्यून फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर एनीथिंग सेड और वोटेड ऑन इन द पार्लियामेंट और इट्स कम्युनिटीज, है ना। तो ये भी एक तरीके से प्रिविलेज ही है। आर्टिकल 122 अगर हम देखें तो वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ड्यू टू एलिज्ड प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज। मतलब प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के कारण आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कोर्ट में नहीं ले जा सकते, घसीट सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 194 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि आप 105 में पार्लियामेंट में है, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में आर्टिकल 194 के थ्रू है ना। फिर आर्टिकल 212 अगर हम देखें तो स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स अगेन दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ड्यू टू एलिज्ड प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज। अब हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को अगर देखें तो ये दो तरीके से क्लासिफाई होती हैं, एक है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस और दूसरा है कलेक्टिव प्रिविलेजेस, ठीक है ना। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जो है वो इंडिविजुअल मेंबर्स को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट जो बोलता है कि मेंबर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर अ पीरियड बिफोर एंड आफ्टर द सेशन। मतलब उसमें आई थिंक 40 दिन का टाइम पीरियड है
है ना, देयर इज अ पीरियड ऑफ 40 डेज व्हिच इज देयर, जहां उसके पहले और बाद में आप नहीं उसको अरेस्ट कर सकते हो, है ना, सेशन के। देन इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, लेकिन ये याद रखेंगे कि जो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट है ना, ये केवल सिविल केसेस में थी अभी तक, है ना, दैट इज अवेलेबल इन द सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं कि मर्डर करके आओगे तो आपको प्रोसिक्यूशन नहीं फेस करना पड़ेगा एंड यू विल नॉट बी अरेस्टेड। मर्डर करके आओगे तो उसमें उस केस में केवल राष्ट्रपति ही है आई थिंक जो कि जिसको की प्रिविलेज मिलती है ना, तो दैट यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दैट एज वेल। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, मेंबर्स हैव इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग फॉर एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, मतलब कि उनको ज्यूरी सर्विसेज के लिए अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो मेंबर्स को नहीं बुलाया जा सकता, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ज्यूरी सर्विसेज। ज्यूरी सर्विस मतलब कि जैसे पहले जुडिशरी में क्या होता था, जो फैसला होता था ज्यूरी के थ्रू होता था ना, तो आप ज्यूरी सर्विस के लिए नहीं बुला सकते हैं पार्लियामेंट अगर सेशन में है। इसके अलावा कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं जो सारे एक साथ रहती है, जैसे राइट टू पब्लिश रिपोर्ट, डिबेट्स, प्रोसीडिंग्स, या राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, राइट टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, या राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। Then courts cannot inquire into the proceedings of a house. No person can be arrested without the permission of the presiding officer. All these things are collective privileges. ठीक है, I hope you got clarity. I hope आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन इन इंडिया। सर्वाइकल कैंसर का पहले हम बर्डन देख लें तो सर्वाइकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन इन इंडिया, है ना, तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन इन इंडिया में। फर्स्ट कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो दैट विल बी अ गुड थिंग, बहुत ईजी है, सब लोग को पता भी होगा। इसमें अराउंड 500 मिलियन वुमेन है जहां पे 15 साल से ऊपर की वुमेन, जहां मतलब एडोलसेंट बोल सकते हैं चलो, तो 15 ईयर से ऊपर की एडोलसेंट, और फिर उसके बाद जब हम 18 के बाद जाएंगे तो वुमेन, तो दे आर एट द रिस्क, है ना, अराउंड 500 मिलियन, बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। एंड इसमें आपको ये पता होगा कि जो इसमें कॉजिंग एजेंट है वो पैपिलोमा वायरस होता है, एचपीवी बोलते हैं उसको, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज में ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है, मतलब कि इसको वैक्सीन के माध्यम से 9 साल से 14 साल के बीच में लगाया जाता है ना। अभी हालांकि इस आर्टिकल में 15 साल की एज लिखी गई है, तो ओके ठीक है, दैट डन। 9 to 14 की एज है जिसके बीच में वो लगाया जाता है एचपीवी वैक्सीनेशन। अभी सर्वावैक नाम की वैक्सीन भी थी न्यूज में, है ना, इट्स नॉट रिटन हियर बट सर्वावैक वैक्सीन इज देयर, जो की जा सकती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो ये भी कोशिश कर रही है कि इस वैक्सीन को, अभी जैसे 2 डोज लगते हैं अलग अलग, है ना, अब उसको ये कोशिश की जा रही है कि सिंगल डोज में ठीक किया जाए, है ना, तो ऑल दिस थिंग्स आर द मतलब जो स्ट्रेटजीज हैं या जो मतलब तरीके हैं अपनाए गए हैं। ग्लोबल अगर गोल्स की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने टारगेट सेट किया है कि 90% एचपीवी वैक्सीनेशन बाय द एज ऑफ 15 ईयर्स, ये वो टारगेट करना चाहते हैं 2030 तक। 70% सर्वाइकल स्क्रीनिंग करना चाहते हैं 35 और 45 की एज में, एंड 90% ट्रीटमेंट करना चाहते हैं फॉर प्री कैंसर एंड कैंसर बाय 2030। तो 2030 तक के 3 टारगेट है, एक वैक्सीनेशन 90% 15 साल से पहले, सर्वाइकल स्क्रीनिंग जो है 35 से 45 एज में वो 70%, देन ट्रीटमेंट फॉर प्री कैंसर एंड कैंसर 2030 तक 90% करना चाहते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एचपीवी वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई थी 2008 में, और इट इज रिकमेंडेड फॉर द नेशनल प्रोग्राम इन 2023। सो कहा गया भाई इसको यूआईपी के अंदर डाल दो, ये भी कहा गया है कि इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर डाला जाए, है ना। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या है, तो चैलेंजेस सबसे पहले हैं कि लिमिटेड एक्सेस टू एचपीवी वैक्सीन। पहले तो वैक्सीन की मतलब एक्सेस नहीं है लड़कियों के, सारी लड़कियों को। देन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। अभी पूनम पांडे का स्टंट भी था जिसके बाद उन्होंने हालांकि कहा था कि इट इज फॉर अवेयरनेस एंड ऑल। तो इस तरीके से निगेटिव अवेयरनेस मत फैलाओ, है ना, पॉजिटिव तरीके से अगर इन्फोर्स कर सकते हो तो दैट इज अ गुड थिंग। देन मिस इन्फॉर्मेशन भी कई ज्यादा है ना, कई लोगों को भैया फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, या हेजिटेंसी रहती है रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ थिंग, है ना, कि कैसे बात करें, कैसे बताएं इसके बारे में। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब बात करते हैं इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की, और इस आर्टिकल में हम देख लेते हैं। लेट मी ओपन द आर्टिकल, जो कि था बहुत अच्छा आर्टिकल आया है यहाँ पे। सो लेट्स ओपन दैट, है ना, एडिटोरियल से ही देखते हैं इसको। सो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप भी अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस खोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 न्यूज थी, पीएम विजिट्स कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट, एक तो ये था, है ना, ये क्योंकि इंडिया का पहला जो इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, पीएफबीआर जिसको बोलते हैं, प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये फर्स्ट है, इंडिजिनस है, ये कलपक्कम में वो किया गया। उसमें क्या किया गया, कोर लोडिंग की गई है ना, कोर लोडिंग इज
थिंग विच इज डन, है ना। तो अब उसके बारे में हम देखेंगे अभी आगे न्यूज एनालिसिस में, बट फर्स्ट आपको याद रखना है कि कलापक्कम में किया गया है एंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 2003 में किया था। एक बॉडी बनाई गई थी जिसको हम भाविनी बोलते हैं, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, ये 2003 में अप्रूव की गई थी, जो कि ऑपरेट होगी इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोटोटाइप्स को डेवलप करेगी। भाविनी को ही ये काम दिया गया था, टास्क दिया गया था, और उसी के अंतर्गत ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो डेवलप किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या अलग अलग स्टेजेस है, जो पीएफबीआर है कौन से स्टेज में यूज होता है। बट याद रखिएगा कि ये पहला है जो कि फुल्ली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड इंडिजिनसली है, और इसमें भाविनी के थ्रू ही इसको बनाया गया है। And India will be second country after Russia to have commercial operating fast breeder reactor। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है या कमीशन कर दिया जाता है तो इंडिया विल बी द सेकेंड कंट्री आफ्टर रशिया विच विल हैव इट्स ओन कमर्शियल ऑपरेटिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है ना, रशिया के बाद दूसरी कंट्री बन जाएगी जिसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कमर्शियली ऑपरेट होगा। ठीक है, अब ये तो मोटी मोटी बात थी कि न्यूज क्या है। न्यूज के बाद हम देखते हैं इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया का जो फर्स्ट स्टेज है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो वो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसको PHWR बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये है कौन सा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब इसमें रिएक्टर टेक्नोलॉजी में PHWR यूज होता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। एंड यहाँ पे जो फ्यूल है उसमें नेचुरल यूरेनियम यूज किया जाता है, जिसमें फिसाइल एलिमेंट बहुत कम होता है। फिसाइल मतलब कि जो जिसमें क्रिटिकलिटी फिर डेवलप हो सके, तो फिसाइल होता है यूरेनियम 235, है ना, यूरेनियम 235 फिसाइल होता है, तो उसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। बहुत कम, मतलब नेचुरल यूरेनियम को यूज करते हैं, नेचुरल यूरेनियम के अंदर यूरेनियम 235 बहुत कम मात्रा में रहता है। और मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर यूज करते हैं PHWR में। मॉडरेटर का क्या काम रहता है, मॉडरेटर का काम ये रहता है कि स्पीड को स्लो डाउन करता है। ठीक है ना, जब न्यूट्रॉन्स की मूविंग होती है तो उसकी स्लो डाउन करता है स्पीड, और स्पीड स्लो डाउन करके उसकी एफिशिएंसी, जो फ्यूजन प्रोसेस की एफिशिएंसी वो बढ़ा देता है। ठीक है, स्टेज 1 में जो बाई प्रोडक्ट है, मतलब कि जो आउटपुट साइड पे हमको मिलता है, वो है प्लूटोनियम 239। याद रखिएगा, द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टेज 1 इज प्लूटोनियम 239, एंड इसको फिर हम यूज करते हैं स्टेज 2 में, और स्टेज 2 में हम यूज करते हैं FBR। तो कुल मिलाकर के जो प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो कौन से स्टेज का है, स्टेज 2 का रिएक्टर है। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेज 2, और इसमें और ज्यादा फिसाइल मटेरियल बनाया जाता है ना। अब और ज्यादा फिसाइल मटेरियल मतलब कि प्लूटोनियम 239 जो हम फर्स्ट स्टेज का आउटपुट देख रहे थे, है ना, तो वहां पे जितना कंज्यूमर है उससे ज्यादा हम और ज्यादा इसमें जनरेट करते हैं प्लूटोनियम 239 को, है ना। और जब हम और डेवलप कर पाते हैं तो ऑब्वियस बात है एक्सटर्नल अलग से फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सेकंड स्टेज में फिर प्लूटोनियम 239 का ही यूज होता है। और इसके अलावा यूरेनियम 238 अलग से भी हम यूज करते हैं एज फ्यूल। तो इनका कॉम्बिनेशन मान लीजिए, फर्स्ट स्टेज में यूरेनियम 238 था, उसका आउटपुट हमको प्लूटोनियम 239 मिल रहा था। आउटपुट प्लूटोनियम 239 जो है उसको कंबाइन किया जाता है यूरेनियम 238 के साथ, और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में झोंका जाता है। स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज होता है, और इसमें भी न्यूट्रॉन्स की ट्रिगरिंग की जाएगी, ऑब्वियस बात है, फिजन रिएक्शन आपको यूज की जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एंड यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, ब्रीडिंग प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू और ज्यादा प्लूटोनियम रिलीज हो जाता है दैन कंज्यूम्ड इन दिस स्टेज, तो इस कारण से अलग से हमको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, अब इसके अलावा जो थर्ड है, थर्ड स्टेज है थोरियम बेस्ड रिएक्टर। इसमें हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का यूज करते हैं, और यहाँ पे इंडिया में चूंकि थोरियम के रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, थोरियम 232 के रिजर्व्स बहुत ज्यादा है ना, आपके मोनाजाइट सैंड केरला और ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा फेमस है रिजर्व्स के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम यूज करते हैं पहले तो प्लूटोनियम 239 जो स्टेज 2 का आ रहा है, तो वहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है, सीडिंग जिसको हम बोलते हैं, सीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। बट फिर उसमें थोरियम 232 होता है, यूज किया जाता है, विच कैप्चर्स द न्यूट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू फिसाइल यूरेनियम 233, है ना, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में। तो फिर यूरेनियम 233 को हम यूज करते हैं, मतलब इट इज यूज एज अ फ्यूल, एंड फिर सब सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है ये पूरा। ठीक है, स्टेज 3 में सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। उसमें याद रखिएगा प्लूटोनियम 239 रिक्वायर्ड रहता है सीडिंग के लिए। ठीक है, थोरियम 232 का स्टेट यूज करते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर हम कन्वर्ट करते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को यूरेनियम 233 में, जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अब इसी न्यूज आर्टिकल में एक एग्रीमेंट के बारे में मेंशन था, एग्रीमेंट 123,
एग्रीमेंट 123 क्या है? द 123 एग्रीमेंट इज नोन एज द एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील है, न्यूक्लियर डील, सिंपल सी बात याद रखेगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यूएसए के बीच की जो न्यूक्लियर डील है, जो कि 2008 में साइन किया गया था, वो 123 एग्रीमेंट कहलाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेज 2 एज वेल। हम स्टेज 2 में भी देखेंगे, क्योंकि हमको एनरिच्ड यूरेनियम अगर चाहिए पीएफबीआर के लिए या एफबीआर के लिए, तो हमको ये न्यूक्लियर डील करना जरूरी था, है ना, इंपोर्ट ऑफ द एनरिच्ड यूरेनियम के लिए। तो सिविल न्यूक्लियर डील जो है, सिविल न्यूक्लियर डील क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम वॉर पर्पस से या वेपन बनाने के लिए इसका यूज नहीं कर रहे हैं, इसका यूज हम एनर्जी बनाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कर रहे हैं, पीसफुल सिस्टम के लिए कर रहे हैं। तो दैट इज रीजन व्हाई इट इज नोन एज योर सिविल न्यूक्लियर डील। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक है इंडियाज बेल सिस्टम विच नीड्स अ रिफॉर्म। यहाँ पे इंडिया के बेल सिस्टम में जो शॉर्टकमिंग्स है उसको डिस्कस किया गया है, जिसमें प्रॉब्लम ऑथर ने बताया कि 75% इंडियाज प्रेजेंट पॉपुलेशन, जिसमें अंडर ट्रायल्स हैं, दैट इज अवेटिंग ट्रायल, मतलब वो अभी ट्रायल अवेट कर रही है, एंड कन्विक्ट नहीं है। वो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अंडर ट्रायल है तो कन्विक्ट नहीं है, और वो अपना वेट कर रहे हैं बेल का, है ना। दे आर जेल्ड। अब ये जेलिंग होने से होता क्या है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि देयर इज अ प्रिंसिपल जब बेल नॉट जेल, है ना। ये बेसिक प्रिंसिपल अपनाना है आपको कि जब बेल पॉसिबल है वहां बेल करो, जहां मतलब ऐसा नहीं है जहां अवॉइड कर सकते हो, है ना, टू द एक्सटेंट यू कैन। अरनेश कुमार का भी जजमेंट आपको याद होगा, जिसमें ये भी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 साल से कम की सजा में आप अरेस्ट नहीं करेंगे ना, हाई कोर्ट ने कहा, सॉरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो इंडिया का बेल सिस्टम है वो इफेक्टिव नहीं है। अब क्या है, क्यों इनकार्सरेशन हो रहा है अंडर ट्रायल के इतना ज्यादा? तो पहली चीज तो ये कि डेटा में कमी है ना। फर्स्ट वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, एंड डेटा वही है कि क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ डेटा दोनों मिसिंग है फ्रॉम द डेटा बेसिस जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टेट्स ई प्रिजन का यूज करते हैं प्रिजन का डेटा डालने में, बट स्टिल बहुत सारे स्टेट्स हैं जो डेटा नहीं डाल रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो उसमें इनकम्प्लीट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो दैट इज वन मेजर प्रॉब्लम। दूसरा ऑथर ने कहा है कि स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल बैरियर्स, मतलब कि जो पुअर है, मार्जिनलाइज्ड है, वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं लैक ऑफ मनी के कारण। बॉन्ड्स श्योरिटी नहीं रहती है, कई बार उनके पास मतलब गारंटर नहीं रहता है ना, जैसे जिसको जमानतदार बोलते हैं, जमानतदार की कमी हो जाती है। देन इसके अलावा सेफगार्ड्स एफिशिएंट नहीं है या इफेक्टिव नहीं है कहना चाहिए। डिसएडवांटेज सेक्शन में बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिटेंशंस देखने को मिला है, ऑथर ने कहा है। देन बेल डिसीजंस कई बार बहुत डिस्क्रिशनरी जजेस जो होते हैं, दे हैव वाइड डिस्क्रिशंस इन द बेल डिसीजंस, और ये डिस्क्रिशन जो जब आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है बहुत चीजों को देखते हुए कई बार नहीं देते हैं, एंड बेल कंडीशंस कई बार बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं, इस कारण से भी नहीं मिलते। तो दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, इसके अलावा जो बेल कंप्लायंस है उसमें क्या चैलेंजेस हैं? तो इवन आफ्टर रिसीविंग बेल मेनी अंडर ट्रायल्स रिमेन इनकार्सरेटेड ड्यू टू द डिफिकल्टीज फुलफिलिंग फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बताया, कई बार बेल ही नहीं है, अमाउंट नहीं है आपके पास, कई बार श्योरिटी नहीं है, गारंटर नहीं है, तो ये भी है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, एंड इसी में रिफॉर्म की जरूरत है। सबसे पहले आपको डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सोल्यूशन मिलेगा। और आर्बिट्री अरेस्ट आपको रोकने पड़ेंगे, है ना। स्पेशली जैसे अरनेश कुमार जैसे जजमेंट आपको और स्ट्रिक्टली मेक श्योर करना पड़ेगा कि पुलिस उसको उसका पालन करे। बेल कंडीशन को थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ, और उसको इतना ज्यादा ऑनरस और इतना हार्ड मत बनाओ कि अंडर ट्रायल्स वो फुलफिल ना कर पाए। एंड जिसमें जो बेल डिसीजंस हैं उनमें बहुत ज्यादा आपको डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए एज पर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जैसे स्टैंडर्ड्स बना सकती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला है, इंडिया लॉन्च कर रहा है प्लेटफॉर्म टू फाइट स्पैम कॉल्स एंड एनहांस द टेलीकॉम सिक्योरिटी। तो इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसने लॉन्च किया है दो इनिशिएटिव्स को टू कॉम्बैट द फ्रॉडुलेंट कॉल्स एंड इंप्रूव द टेलीकॉम सिक्योरिटी। अब ये है पहला चक्षु प्लेटफॉर्म। चक्षु प्लेटफॉर्म किस काम आएगा? इट्स अ यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म which will empower the citizens to report suspected fraudulent communication received via SMS और WhatsApp। and आप जो है यूजर्स हैं रिपोर्ट कर सकते हैं चक्षु के माध्यम से, बैंक अकाउंट्स के रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, सिम कार्ड, पेमेंट वॉलेट, केवाईसी अपडेट, कुछ भी आ रहा है। दूसरा, इन्होंने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीआईपी लॉन्च किया है। ये एक नॉन पब्लिक डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करेगा कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, है ना। ये अपने बीच में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। नॉन पब्लिक डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ये पब्लिक के लिए नहीं है, इट्स नॉन पब्लिक डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो एक तरीके से एक दूसरे के साथ डिजिटल इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए है, ठीक है ना।
इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। इसके अलावा डीओटी ने एक्सप्रेस किया है सपोर्ट फॉर कॉलर नेम प्रेजेंटेशन सीन ऐप विच विल बी अ फीचर, जिसमें जो अलाउ करेगा कि कॉलर को नाम दिख जाए, है ना। अगर वो सीन ऐप फैसिलिटी के साथ सब्सक्राइब है तो इसका कॉलर नेम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, सीन ऐप कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड लास्ट जो न्यूज है वो है आरबीआई ने अनाउंस किया है फास्टर ऑनलाइन पेमेंट्स फॉर मर्चेंट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई एक नया सिस्टम डेवलप करो जो कि इंप्रूव करेगा ऑनलाइन पेमेंट्स फॉर द बिजनेसेस, बिजनेसेस के ऑनलाइन पेमेंट को इंप्रूव करने के लिए। अब ये कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा कि बैंक्स जो है दे नीड सेपरेट इंटीग्रेशन विद ईच पीए एज ऑफ नाउ। अभी हर अलग अलग पीए यानी कि जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है ना, जो ट्रांजेक्शन हैंडल करते हैं, ठीक है ना, पेमेंट एग्रीगेटर्स, तो अभी सबके साथ सेपरेटली करना पड़ता है। तो क्यों ना यूनिफाइड सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू एक साथ सारे जितने भर पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ डेटा ट्रांसफर किया जा सके। तो ये जो काम सौंपा गया है वो एनबीबीएल यानी कि एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, एनपीसीआई का भारत बिल पे लिमिटेड एनबीबीएल है, उसको कहा गया कि आप डेवलप करो एक इंटर ऑपरेबल सिस्टम, है ना, इंटरनेट बैंकिंग के लिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा कि कस्टमर्स डायरेक्टली पे कर सकते हैं फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स टू एनी मर्चेंट यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग, है ना। इवन इफ योर सिस्टम इज कनेक्टेड विद दैट पीए और नॉट, आप रिगार्डलेस ऑफ द मर्चेंट पेमेंट एग्रीगेटर आप उसको ट्रांसफर कर सकोगे। फास्टर सेटलमेंट होगा फंड्स का मर्चेंट्स के लिए, है ना। तो आरबीआई ने कहा है भैया आप 2024 तक इसको लॉन्च कर दो करंट कैलेंडर ईयर में ही, एंड इट विल बी फॉर द सीमलेस पेमेंट्स एंड ऑल, है ना। तो आरबीआई ने कहा है कि इंटर ऑपरेबल सिस्टम बनाओ, क्योंकि इट इज एज ऑफ नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर बैंक्स टू इंटीग्रेट विद मल्टीपल पेमेंट एग्रीगेटर्स, एंड करेंटली एक बैंक को अलग अलग मल्टीपल एग्रीगेटर्स के साथ अलग अलग जुड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि एक साथ एक इंटर ऑपरेबल सिस्टम बनाओ, और एनबीबीएल को काम सौंपा गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।